नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम जितेंद्र है और मैं ईएसआईसी से संबंधित अलग अलग वीडियोस बनाते रहता हूं, जिससे आपको ईएसआईसी के बारे में जानकारी मिले और आप इसके हित लाभ अच्छी तरह से ले सके। तो आज मैं लेके आया हूं आश्रित हित लाभ, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है डिपेंडेंट बेनिफिट। चलते ही देखते हैं आज के इस वीडियो में आश्रित हित लाभ क्या है, ये किसे मिल सकता है, ये पाने के लिए क्या प्रोसेस है और इसकी अवधि कब तक ये हित लाभ मिलेगा और किस दर से मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें जिससे आश्रित हित लाभ पाने में हम लोगों को आसानी हो सके। तो दोस्तों, जैसे हमने डिसेबिलिटी बेनिफिट में देखा कि एम्प्लॉयमेंट इंजरी अगर हो जाती है, किसी कारण अपघात हो जाता है एम्प्लॉय का और वो कमाने की क्षमता खो देता है, तो उसको परसेंटेज डिसेबिलिटी जो मिलती है या जितने प्रतिशत उसकी कमाने की क्षमता में क्षति आई है, उस परसेंटेज के हिसाब से उसे जन्म भर पेंशन मिलते रहता है। लेकिन इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में ऐसा भी हो सकता है कि जो कर्मचारी है उसकी मृत्यु हो जाए। मेरे कहने का मतलब है एम्प्लॉयमेंट इंजरी की वजह से या ऑफिस के काम की वजह से वो व्यक्ति वहाँ पे था और जिसकी वजह से उस कर्मचारी की मृत्यु हो गई, तो उस केस में ये आश्रित हित लाभ दिया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब कमाने वाला आदमी चल बसता है तो उसके पीछे उसके बीवी बच्चे सभी की हालत ख़राब हो जाती है, उनको गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसे हालात में ये ज़रूरी है कि उस परिवार को कहीं से आधार मिले। और कमाने वाले व्यक्ति की तो वापसी नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम वो जो कमा रहा था उस हिसाब से उस परिवार को अगर पैसा मिलते रहे तो ज़िंदगी गुजारना उस परिवार के लिए आसान हो जाता है। इस तरह की जो पेंशन देने की सुविधा है, ये आश्रित हित लाभ के अंतर्गत आती है। आश्रित हित लाभ इस तरह का हित लाभ है जहाँ पे कर्मचारी अगर रोजगार चोट की वजह से मृत्यु पाता है तो उसके परिवार को आजीवन हर महीने कुछ फिक्स्ड अमाउंट मिलती रहे, ताकि कम से कम उनको दो वक्त की रोटी नसीब हो या वो व्यक्ति जो कमा रहा था उसके हिसाब से उनको भी कुछ आधार मिल पाए। तो आश्रित हित लाभ के लिए कौन पात्र होता है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि आश्रित हित लाभ के लिए आवश्यक है कि उस कर्मचारी की मृत्यु रोजगार करते समय या रोजगार की वजह से हो। किसी और कारण घर पे होते हुए मृत्यु होना या दूसरे किसी कारण जो रोजगार के संबंधित नहीं है, तो उसमें आश्रित हित लाभ नहीं मिलता है। इसके लिए ज़रूरी है कि वो कंपनी के काम से कहीं आ रहा था, कंपनी के काम से कहीं जा रहा था या कंपनी में काम कर रहा था, उस वक्त कुछ दुर्घटना हुई और जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। तो इस हालात में ही उसके संबंधित परिवारजनों को आश्रित हित लाभ मिलता है। और जब भी ऐसी कुछ दुर्घटना होती है उस वक्त उस व्यक्ति का ईएसआईसी में कवर होना ज़रूरी है। उसकी सैलरी अगर उस वक्त ईएसआईसी के अंतर्गत कवर नहीं होती है, या जैसे 21,000 का सीलिंग है, 21,000 के ऊपर अगर किसी की सैलरी है और उसकी इस तरह से मृत्यु होती है तो उसको ईएसआईसी का फ़ायदा भी नहीं मिलता है। या किसी को अगर ईएसआईसी के अंतर्गत उसके नियोक्ता ने कवर नहीं करके रखा है किसी भी वजह से, तो उस हालात में ये हित लाभ नहीं मिल सकता है। जो कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजन, जनरली परिवारजनों में उसकी पत्नी, बच्चे और अगर विधवा माँ है तो ये लोग आश्रित हित लाभ का दावा कर सकते हैं। अगर मृत्यु के समय वह कर्मचारी अविवाहित था तो उसके जो माता पिता है वो इस हित लाभ का दावा कर सकते हैं, उन्हें भी आश्रित हित लाभ के तौर पे पेंशन मिल सकती है। तो ये सब लोग पात्र होते हैं। इसमें अगर किसी कर्मचारी की लेजिटिमेट तौर पे 2 बीवियां है या सन डॉटर अडॉप्टेड है या बच्चे है लेकिन मेंटली रिटार्डेड है, तो वो भी इस हित लाभ के अंतर्गत दावा कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास ये सब कागजात हो प्रूव करने के लिए कि वो उस आदमी से रिलेटेड है। तो ये सब लोग आश्रित हित लाभ का दावा करने के लिए पात्र होते हैं। तो ये हित लाभ कैसे मिलता है? जब भी किसी भी फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट के वजह से मृत्यु आती है किसी कर्मचारी को, तो ही ये हित लाभ मिलता है। तो जिस किसी फैक्ट्री या जिस किसी नियोक्ता के लिए यह कर्मचारी काम कर रहा था, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन्हें एक्सीडेंट रिपोर्ट भर के जमा करना है, ईएसआईसी के कार्यालय को तुरंत सूचना देनी है कि ऐसी कुछ दुर्घटना घटी है। वैसे भी किसी भी छोटी या मोटी दुर्घटना जिसमें जीवित हानि हुई है या ना हुई है, उस दुर्घटना की जानकारी शाखा कार्यालय को देना नियोक्ता का कर्तव्य है। उन्हें वो करना ही होता है, नियोक्ता उसके लिए बाध्य है। लेकिन ऐसी हालात में जहाँ पे ये बहुत सीरियस मामला है
जहाँ पे जीवित हानि हुई है, उस मामले में भी उनको तुरंत शाखा कार्यालय को सूचित करना है। शाखा कार्यालय उस पूरे जो दुर्घटना है उसकी छानबीन करता है, उसके अंतर्गत जो भी तथ्य उस शाखा कार्यालय को दिए जाते हैं तो उसकी पूरी छानबीन होती है। अब किसी भी कर्मचारी की मृत्यु कार्य करते हुए होना छोटी बात नहीं होती, इसमें यह भी हो सकता है कि कोई उसके खिलाफ साजिश हुई हो, तो इसकी वजह से ये क्रिमिनल केस की तरह ही इन्वेस्टिगेट होता है और पुलिस कंप्लेंट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, दुर्घटना की जो परिस्थिति है उसके बारे में सभी जानकारी मालूम करना, ये सब चीज़ें उसमें की जाती है। काफ़ी सारे कागजात जमा किए जाते हैं, जैसे पुलिस पंचनामा हो गया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसे हम FIR बोलते हैं, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें कॉज ऑफ डेथ वगैरह ऐसी चीज़ें आती है, या अगर दुर्घटना के बाद कर्मचारी कुछ समय जीवित रहा तो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पेपर्स, उसमें क्या रिकॉर्ड है, दुर्घटना की वजह और मृत्यु की वजह सिर्फ दुर्घटना ही है और भी कुछ है। इन सब चीज़ों की पूरी छानबीन करने के बाद अगर शाखा कार्यालय को लगता है कि दी हुई जानकारी सही है तो वो एक्सीडेंट रिपोर्ट एडमिट करते हैं। जब एक्सीडेंट रिपोर्ट एडमिट हो जाती है, स्वीकृत हो जाती है शाखा कार्यालय से जो कर्मचारी है उसके पहचान कार्ड में जिनका नाम परिवारजनों के तौर पे दिया गया है उन लोगों को दावे के लिए बुलाया जाता है। इसलिए पहचान कार्ड जो है उसमें परिवारजनों की जो जानकारी है वो ठीक से भरना बहुत बहुत आवश्यक है। शाखा कार्यालय काफ़ी सारे कागजात मांग सकता है, जैसे रेशन कार्ड हो गया जिसमें परिवार के सदस्यों की विवरण हो, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट्स, मैरिज सर्टिफिकेट या ऐसे सब दस्तावेज जिससे ये स्पष्ट हो सके कि ये सब एक परिवार के सदस्य है और बीमित व्यक्ति से ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता रखने वाले लोग हैं। जब ये कागजात शाखा कार्यालय मांगती है तो जो परिवार के सदस्य हैं उनको ये बाध्य है कि ये सब कागजात शाखा कार्यालय में जमा करें। शाखा कार्यालय परिवारों की कागजात है उनकी छानबीन करके पेंशन का प्रस्ताव स्वीकार करती है और सभी परिवारों के सदस्य को अलग अलग पत्र देके सूचित करती है कि आपकी हर एक परिवार के सदस्य को क्या क्या हिसाब से पेंशन मिलेगा और कब तक मिलेगा। और बैंक डिटेल्स वगैरह भी इस परिवार के सदस्यों को जमा करना पड़ता है। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है, ये SIC के सभी हित लाभ सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट में ही मिलते हैं। तो बैंक अकाउंट में जो आपका नाम है वो और आपके दावे में जो नाम आपने प्रस्तुत किए हैं वो सब सही होने चाहिए, उसके हिसाब से ही आप हित लाभ क्लेम कर पाओगे और उसी हिसाब से आपको हित लाभ आएगा भी। तो इस तरह से ये हित लाभ पाया जा सकता है, क्लेम किया जा सकता है। तो ये हित लाभ किस दर से मिलता है? तो हित लाभ का दर जो होता है, जो बीमित व्यक्ति मृत हुआ है उसके जो एवरेज डेली वेजेस थे उस 90% की दर से आश्रित हित लाभ मिलता है। एम्प्लॉई के एवरेज डेली वेजेस अगर 10,000 थे तो उसके परिवारजनों को 9,000 रुपए पेंशन मिलेगी। अब ये 9,000 रुपए जो मिलेंगे उसके जो भी परिवार के सदस्य है उनमें कुछ प्रमाण में बट जाएगी। उसके नियम है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। अगर 5 लोग हैं तो पाँचों को मिल के जो पेंशन मिलती है तो सब मिला के वो 9,000 से ऊपर नहीं हो सकती। उसी तरह कोई आदमी घर पे अगर महीने में 10,000 लेके आ रहा था तो उसके परिवार को अगर 9,000 रुपये प्रति माह मिलती रहे तो उस परिवार का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम से कम इक्वली मेंटेन हो पाता है। और जैसे जैसे महंगाई वगैरह बढ़ती रहती है तो उस हिसाब से इसमें रिवीजन भी होती रहती है 3-3, 4-4 साल में। शाखा कार्यालय जब पेंशन मान्य हो जाती है तो उसके हिसाब से जो पत्र देते हैं उसमें हर परिवार के सदस्य को उसका पेंशन कब तक मिलेगा उसकी जानकारी होती है। अगर बीवी है तो उसको जब तक दूसरी शादी नहीं कर लेती या जब तक जिंदा है तब तक पेंशन मिलती है। बेटियां है तो जब तक मैरिज नहीं हो जाती बेटियों की तब तक पेंशन मिलती है। बेटे हैं तो बेटों को पेंशन मिलती है, वो उम्र की 25 साल तक मिलती है। और जैसे मैंने आपको बताया, अगर किसी की शादी नहीं होगी, शादी के पहले ही अगर डेथ हो जाती है तो उसके माता पिता को पेंशन मिलती है। परिवार के सदस्य को हर साल शाखा कार्यालय में जाके जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। पेंशन शाखा कार्यालय से शुरू की जाती है आपको, तो पहली बार शाखा कार्यालय सभी परिवार के सदस्यों को अपनी फोटो आइडेंटिटी लेके वेरिफिकेशन के लिए बुलाता ही है। शाखा कार्यालय में हाजिर होना ज़रूरी है, उसके सिवा यह हित लाभ शुरू नहीं होता है। तो ये था आश्रित हित लाभ और मुझे यकीन है आपको इस वीडियो से काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। आपके जो भी डाउट है या इसके बारे में कोई भी इंक्वायरी है, कमेंट से फीडबैक है
तो ज़रूर कमेंट्स के थ्रू या मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर किए हुए हैं उसके थ्रू मेरे तक पहुंचाइए। मैं कोशिश करूंगा कि अगर कोई मिस्टेक है या कोई फैक्चुअल डाटा मिसिंग है, कुछ जानकारी आपको मैं दे सकता हूं तो वो मैं आपको दूं। जुड़े रहिए मेरे साथ ESIC के बारे में अधिक जानकारी पाते रहने के लिए। मेरा अगला वीडियो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के बारे में होगा, जिसे राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना भी बोलते हैं। यह वीडियो अगले 2-3 दिनों में इसी चैनल पे आप देख पाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।